अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे और साथ साथ आपको जुमा मुबारक भी कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से, मस्बत तरीके से और मौसर तरीके से शुरू हो चुका है। आप हमारे साथ मौजूद हैं अगले 2 घंटे के लिए और हमारे प्रोग्राम को एंजॉय करने के लिए। अच्छा जी, बहुत ज़बरदस्त बात तो ये है कि बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज़ को वक्त देते हैं और फैमिलीज़ को वक्त देना बहुत ज़रूरी होता है। ख़ासतौर पर हम अगर वीकेंड की बात करें, वीकेंड चूँकि आने को है तो इसलिए हमने सोचा इस हवाले से बात करें। लेकिन बाज़ औक़ात आप फ़न करते हुए या मस्ती के अंदर या इंजॉय करते हुए कोई ऐसी गलती कर जाते हैं जिसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। ये बात हम क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, हम बात इसलिए करेंगे कुछ दिन से सोशल मीडिया पे एक वीडियो है, हालांकि वो मॉस्को की है बट स्टिल हमने सोचा कि हम इसको शेयर करें क्योंकि ईद उल अज़हा की छुट्टियां आने वाली हैं और फिर आप लोगों ने अपनी जो के लिए तफरीह मकामात पर भी जाना है और एंजॉय भी करना है। कुछ एडवेंचरस तबीयत के लोग भी होते हैं, तो ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे। जब भी आप किसी मकाम पे जाएं तो आप इस तरह की किसी भी एक्टिविटी से गुरेज करें जहाँ पे आपको पता हो कि प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए गए। अगर आप एडवेंचर भी करें, अब ये देखेंगे 2 हजरात जो है स्विंग कर रहे हैं। हाँ, कपल है। अच्छा हाँ, और ये कपल स्विंग ले रहे हैं और इसके साथ ही जैसे ही थोड़ी देर के बाद या 2 खवातीन, आई थिंक 2 खवातीन मियां बीवी। अच्छा, वैसे दोनों खवातीन, चलें जो भी है, दो इंसान हम कह लेते हैं। और ये जनाब बज़ाहिर तो आपके सामने है कि किस तरीके से मजा ले रहे हैं, लेकिन अभी आपको जो मंजर ये आपने देखा कि वो गिर गए और आगे खाई थी, लेकिन ये रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बच गए हैं। बट स्टिल आप लोगों ने खुदा न खास्ता अगर आप प्लान करते भी हैं कहीं जाने को और आपको इस तरह का कोई एडवेंचर सूझता है तो आपने प्लीज़ एहतियात करनी है और आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि आप और आपके साथ जो भी इससे आप फैमिली मेम्बर है वो सेफ रहे और इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करें। वैसे मैं पाकिस्तान में तो बहुत ही मोहतात रहता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत सी जगहों पे बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। लेकिन ये आप देखिए रशिया की है, इससे पहले, अब से कुछ दिन पहले इटली की एक वीडियो आई थी जिसके अंदर एक राइड थी और वो गिर गई और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोग मर गए थे। तो ये बात सिर्फ करने का मकसद ये कि आप मोहतात रहें। और एक और एहतियात आजकल के दिनों के लिए जो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आप कुर्बानी के जानवर लेके आ रहे हैं और बड़े महंगे लेकर आ रहे हैं। पहले से पिछली ईद से 50-50 हज़ार महंगे जानवर हैं, तो उनको अक्सर लोग खंभों से बांध देते हैं। और इस वक्त कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, बल्कि हर साल ही आती हैं कि खंभों के साथ जानवर बांधने की वजह से जो बारिश होती है और बारिश का खड़ा पानी होता है, इस वजह से खंभों के अंदर करंट आ जाता है और वो जानवर करंट लगने से मर जाते हैं। उससे आपका नुकसान भी होता है और फिर उसकी जान को जो तकलीफ और बाकी मामला होता है वो तो होता ही है। तो ये भी एहतियात बहुत जरूरी है। ये भी एहतियात, और ये एक और एहतियात वो तो कोविड की एहतियात है, वो आपने करते रहना है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त हुआ है हेडलाइंस का। हुकूमत का बड़ी ईद से पहले महंगाई का बड़ा तोहफा। मुल्की तारीख में पहली बार पेट्रोल 118 रुपए फी लीटर तक पहुंच गया। खित्ते का अमन अफगानिस्तान के अमन से मशरूत, वजीर आज़म इमरान खान का अफगानिस्तान के सियासी हल की जरूरत पर जोर। आजाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम अरूज पर, मरियम नवाज ने हुकूमत पर नवाज शरीफ के जेल में कत्ल की कोशिश का इल्जाम लगा दिया। कोरोना की चौथी लहर पंजे गाड़ने लगी, बरवक्त एहतियात न की गई तो सूरत हाल संगीन हो सकती है, हुकूमत ने फिर खबरदार कर दिया। सयाहत के शोबे में मेजबान शहर का किरदार क्या होना चाहिए, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। लो जी, एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है। वनडे में थोड़े भिगो के बिस्ती कराने के बाद अब T20 की बारी है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर के अंदर गवर्नमेंट और इदारों के दरमियान महाजा राय की, जो कि कतई तौर पे ठीक नहीं है। और अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा नुकसानदेह अमल यही होता है तो गलत नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के बाद नैब और हुकूमत के दरमियान नया तनाज़ा शुरू हो गया है। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था और कहा था कि नैब के खौफ से ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, नैब कवानीन को बदलेंगे, जिस पर नैब का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। वजीर खजाना के बयान को बेबुनियाद और मन घड़त करार देते हुए नैब का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मुकदमात तो ना होने के बराबर हैं और नैब के खिलाफ मुसलसल इस प्रोपेगेंडे का मकसद महज इल्जाम तराशी और ब्यूरोक्रेसी की हौसला शिकनी है। इससे पहले हमने देखा कि इंतखाबी इस्लाहात पर इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट के दरमियान लड़ाई
लड़ाई चल रही थी, लड़ाई देखते रहे हम, चलती रही है और गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन की सिफारिशात के बगैर इंतखाबी एक्ट तरमीमी बिल असेंबली से मंजूर कराया और कई तरामीम को इलेक्शन कमीशन ने आइन से मुतसादिम करार भी दे दिया था। ताहम इस वक्त सूरत हाल नैब और हुकूमत के दरमियान हमें नजर आती है। बिल्कुल, और ऑपोजिशन ने भी इंतखाबी एक्ट पर बात की जाए तो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और ये मंजूर शुदा तरामीम गवर्नमेंट की को वापस लेना पड़ गई थी और इस पर दोबारा इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ अगर बात करें आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की तो गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान तल्ख कलामी और बदजुबानी उरूज पर है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मैदान में है। तो तीनों जमातों के दरमियान इल्जामात भी कहीं दरादर लगाए जा रहे हैं और जवाब का सिलसिला भी जारी है। एक दूसरे को गद्दारी के हवाले से सर्टिफिकेट देने की कोशिश की जा रही है। पहले बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने वजीर आजम इमरान खान पर गद्दारी और कश्मीर फरोशी के इल्जामात लगाए। जवाब में वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर अपोजिशन से दो हाथ आगे निकल गए और उन्होंने तो अखलाकियात का जनाजा ही निकाल दिया। उन्होंने पीपल्स पार्टी के बानी मरहूम जुल्फिकार अली भुट्टो को गद्दार और नवाज शरीफ को पाकिस्तान का बड़ा गद्दार करार दे दिया, जिस पर कौमी असेंबली और सेनेट में ऑपोजिशन का शदीद रद्द अमल भी आया है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, हमारे साथ हमारे मेहमान भी हैं। बिल्कुल, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सियासी तज्जियाकार भी हैं और पाकिस्तान के सियासी मामलात को बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं। हमसे ज़रा पूछते हैं, जैसा बहुत शुक्रिया एक वाला सुबह आपने हमें ज्वाइन किया और सुबह खैर भी आपको। गवर्नमेंट और इदारों के दरमियान माज़ाराई का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले इलेक्शन कमीशन वर्सेस गवर्नमेंट, अब इलेक्शन कमीशन के बाद नैब और हुकूमत, जिसको अपोजिशन नैब और हुकूमत को एक गठजोड़ भी कहती है कि दोनों एक हैं। हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, अपोजिशन की होती है, लेकिन अब तो नैब और हुकूमत आमने सामने खड़े नजर आते हैं और गवर्नमेंट नैब कवानीन में तरामीम करने का भी इरादा कर रही है। क्या गवर्नमेंट नैब और अपोजिशन के दरमियान इत्तफाक राय के बगैर ये जो तरामीम है ये कर पाएगी, आपको लगता है? इमरान, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो आपको पोलराइजेशन नज़र आ रही है जी, मेरी नज़र में कश्मीर के इलेक्शंस के बाद इसमें काफ़ी हद तक अफाका होना चाहिए। इस वक्त जो तेज़ी है उसका ताल्लुक PMLN की लीडर जो हैं मरियम नवाज साहिबा, उनकी जो इस वक्त कैनवसिंग है आज़ाद कश्मीर में, फिर उनकी जो ज़ुबान और जो रेट्रिक को इस्तेमाल कर रही हैं उसकी वजह से, और फिर उसके जवाब में जो PTI अपना बयानिया दे रही है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की कैनवसिंग के अंदर ही, मेरा ख्याल है इसके अंदर कैंपेनिंग के अंदर इसके अंदर ये कुछ तेज़ी आपको नज़र आती है। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन हो जाएंगे तो ये फिर से बैक टू नॉर्मल आ जाएंगे। अच्छा। मेरा ख्याल है इस वक्त जो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स हैं उसके लोअर करने का वक्त आ गया है, क्योंकि इनके लोअर होने के बाद फिर कुछ कंस्ट्रक्टिव काम होंगे जिसके अंदर के कुछ चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगे और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के साथ हो सकता है कि कुछ नैब के अंदर भी तब्दीलियां आए, नैब के कवानीन में भी तब्दीलियां आए। याद रखें कि ये मुसविदा नैब के कवानीन की तब्दीलियों का ऑलरेडी एक या दो शक्लों में एग्जिस्ट करता है। एक ऑपोजिशन का मसवदा है और एक हुकूमत का मसवदा है। प्रॉब्लम यह है कि ये अब तक उस पर बैठ के बातचीत नहीं कर सके। तो दोनों साइड से जब पॉलिटिकल टेम्परेचर लो होगा तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि ये मिलके कुछ बैठ के इस तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि इसकी बुनियाद पे फिर अगले पॉलिटिकल सेटअप या अगले इलेक्शंस की तैयारी ठीक हो गया। अच्छा, फवाद चौधरी साहब की बात करें, उन्होंने दावा किया इंतखाबी इस्लाहात के 40 निकात पर ऑपोजिशन से इत्तफाक राय हो चुका है, जबकि 2-3 निकात ऐसे हैं जिस पर ऑपोजिशन का मौकफ थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसे में फाम तफहीम से ये मामला भी हल कर लिया जाएगा। वो बड़े होपफुल नजर आते हैं। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन में जो ये फाम तफहीम का नतीजा खुद साबित होगी है? मेरा ख्याल है करना पड़ेगा। देखिए, अगर ये सब के सब इलेक्शन इस तरह का चाहते हैं जिसको कि तमाम पार्टियां एक्सेप्ट करें, ये याद रखें कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अभी की बात नहीं है, ये ग्रेजुअली 2008 के बाद से अब तक ये आहिस्ता आहिस्ता किसी न किसी शक्ल में होते जा रहे हैं। कभी ये कवानीन आ जाते हैं कि जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको अपने एसेट्स को किस तरह डिक्लेयर करना है, कौन कौन सी एसेट्स को डिक्लेयर करना है, उसमें रिफाइनमेंट आती है। फिर उसके बाद एक और आता है कानून जिसके अंदर के RTS का हो जाता है, सिस्टम आ जाता है, PMLN के ज़माने में हुआ। फिर उसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात हो रही है, EVMs की। तो ज़रूरी नहीं कि EVM के ऊपर कोई इनका बातचीत हो जाएगी, ये एग्री कर जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है मिल मिला के ख़ास तौर पर इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक EVM है, एक जो हमारे शहरी या पाकिस्तानी जो बाहर दुनिया में रहते हैं उनके वोटिंग के राइट्स का ताल्लुक है,
और फिर उसके बाद वो इस्लाहात जो कि मुल्क के अंदर होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर तो ये जो 3 चीज़ें जब मिल के बैठेंगे तो कहीं ना कहीं पे गुंजाइश निकल आएगी गिव एंड टेक की। कोई किधर से थोड़ा सा गिव इन करेगा, कहीं से किसी को कोई फायदा पहुंच रहा होगा या उसकी बात मानी जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है वो सबसे ज्यादा लाइकली है और मेरे ख्याल में होने की उसकी गुंजाइश भी ज्यादा है। ठीक की मौजूदगी से फायदा उठाते हुए कुछ अफगानिस्तान के हवाले से आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो सब, एक तो ये कि पाकिस्तान ने इस पर मौसर किरदार अदा करने की कोशिश की है। दोहा मुज़ाकरात में पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल रहा और फिर आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के किरदार को सराहा भी गया। लेकिन जो इस वक्त अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है वो बड़ी ख़तरनाक भी है, बड़ी चैलेंजिंग भी है और इसमें मज़ीद किरदार अदा करने के बजाय पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल से इस वक्त ऐसे लगता है कि पाकिस्तान न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान अपना कंसर्न इसलिए शो नहीं कर रहा है क्योंकि चैलेंजेस बहुत बड़े हो रहे हैं और शायद यही हमारे लिए बेहतर है। लेकिन मैं इस पर आपकी राय चाहूंगा, क्या इस वक्त हमारी जो पॉलिसी है अफगानिस्तान को लेकर जैसे हम चल रहे हैं उससे आप मुतमईन हैं, वो ठीक है? मेरा ख्याल है ला ताल्लुक नहीं हुआ। हम अभी भी जहां तक हमारा असर रसूख है हम इस्तेमाल कर रहे हैं अफगान तालिबान के साथ और उनको जो जो हमारे राब्ते में आता है। ये याद रखिए कि अफगान तालिबान अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं है। उनमें कुछ जो अगर हमारे लोगों के या किसी के साथ वहाँ पे हमारे सुफरा के साथ या बाकी लोगों के साथ अगर इन कांटेक्ट आते हैं तो उनको हम कायल कर सकते हैं, उनको बताते हैं कि भाई आपके लिए बेहतर तरीका क्या है। वो खुद भी बहुत ज़ीरक हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे सोच वाले लोग हैं और अच्छी सोच से मुराद ये है कि सियासी तौर पर उनको पता है कि इस वक्त उनके हक में क्या है, उनका पलड़ा भारी है, उनका मोमेंटम है। इसलिए वो ऐसे मौके पे फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ मिल के इस वक्त अफगान हुकूमत के साथ बाकी जो धड़े हैं उनके साथ बैठ के एक इंट्रा अफगान डायलॉग में एक अपनी बात मनवा सकते हैं। तो ये अब पाकिस्तान का पैगाम उनके लिए बारहा जाता है। कल आज ही के दिन में इमरान खान साहब की मुलाकात हो रही है अशरफ गनी साहब से भी और तो उससे भी कोई देखिए ये भी एक डेवलपमेंट बहुत पॉजिटिव है। पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, अफगानिस्तान के नेबरिंग कंट्री के साथ कांटेक्ट में है, वहाँ पे दौरे हो रहे हैं और मुलाकातें हो रही हैं और ये देखा जा रहा है कि हम किस तरीके से अफगानिस्तान के अमन के लिए मिल के सब जदोजहद कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसके बाद जब अमन आ जाए तो हम किस तरीके से अफगानिस्तान की मदद कर सकते हैं कि वो एक सिक्योर और स्टेबल कंट्री बन जाए। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ अपनी राय का इजहार कर रहे थे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान के सियासी मामलात के ऊपर भी उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसने कल हमें हिला कर रख दिया। सभी अवाम बहुत परेशान एक बार फिर हो गए। रिलीफ फराम करने के हुकूमत के दावे वो दावे के दावे ही रह गए और रेत का ढेर साबित हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक बार फिर बड़ी ईद से पहले आपको ईदी दी है। वो ईदी है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 6 रुपये इजाफे की सूरत में। इसके बाद मुल्की तारीख में पहली बार पेट्रोल 118 रुपये फी लीटर तक पहुंच गया। और दूसरी जानिब नमकपाशी कर दी शहबाज गिल साहब ने अपने ट्विटर पैगाम में अवाम के जख्मों पर। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को इस तरह डिफेंड किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हद दर्जे कोशिश की कि अवाम को रिलीफ फराम किया जाए। मतलब उन्होंने कहा क्या है 6 रुपये तो बढ़ाया है, 6 रुपये। और ओगरा ने तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपये 50 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश की थी। ताहम हुकूमत ने इसका इम्पैक्ट बर्दाश्त करते हुए पेट्रोल की कीमत में महज 5 रुपये महज 5 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफे की मंजूरी दी है। डीजल की कीमत 2 रुपये जो कह लें 54 पैसे, जबकि मट्टी का तेल 1 रुपये 39 पैसे, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपये 27 पैसे फी लीटर बढ़ाने की इजाजत दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बात करें तो उसमें इजाफे में महंगाई का तूफान मजीद तेज होगा। इससे पहले अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट ने बेसिक नेसेसिटीज जिसमें चीनी, घी, कुकिंग ऑयल की कीमतें भी बढ़ा दी हैं और LPG की कीमत भी फी किलो 5 रुपये इजाफा कर दिया गया है। सारी सूरत हाल पे डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं डॉक्टर साहब से पहला सवाल करूंगा, महंगाई कब कम होगी? डॉक्टर साहब कहेंगे इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही है इमरान, इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं। ये बात हमें मालूम है डॉक्टर साहब, बट नोइंग दैट अवाम के मसाइल, डॉक्टर साहब हमारा काम है उस पर बात करना। आपका बीइंग इकोनॉमिस्ट, ओब्वियसली एक इकोनॉमिस्ट हमेशा तलाश करता है कि अवाम के मसाइल का हल कैसे किया जाए। इस वक्त सिर्फ मैं चाहता हूँ अपनी गुफ्तगू को सोल्यूशन पे रखें। डॉक्टर साहब ये जो सिचुएशन पैदा हो रही है, मजीद इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कैसे निकलेंगे हम इस विशियस सर्कल से जो कि गहरा से गहरा होता जा रहा है दिन ब दिन? जी, और इमरान मैं ये भी कहूँगा कि हम पिछले कोई दो माह से बात कर रहे हैं और मैं 2 माह से यही कह रहा हूँ कि
पेट्रोलियम की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही होंगी। हुकूमत के पास कुशन नहीं है कि उनको ऑब्जर्व कर सके मजीद, और हमने देखा कि ये मजीद बढ़ गई हैं। अच्छी खबर ये है कि सऊदी अरब और यूएई के दरमियान जो एक इम्पास चल रहा था पेट्रोलियम की प्रोडक्शन पे, तो उस पर सऊदी अरब ने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और यूएई को अपना जो प्रोडक्शन का कोटा है वो बढ़ाने का अंदिया दे दिया है। तो उससे अगर प्रोडक्शन बढ़ती है तो शायद आने वाला जो महीने होंगे उसमें कोई तेल की कीमतों में मामूली कमी देखी जाए, लेकिन वो जो हम देख रहे थे कि ये $90 पर बैरल पर पहुंच जाएगा तो उसको थोड़ी सी ब्रेक लग जाएगी। वरना अगर ये ओपेक वाले अपना नहीं बढ़ाएंगे इस वक्त प्रोडक्शन, तो फिर कीमतें जो थी उनको वाकईतन पर लग रहे थे। लेकिन इस वक्त ये दिखाई दे रहा है जो आज की सूरत हाल है सऊदी अरब और यूएई की आपस की इस कंक्लूजन के बाद, कि शायद थोड़ा सा इसमें रुक जाए या थोड़ी सी बेहतरी आ जाए में भी कुछ पैसे की। कीमतें वाकईतन बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, बहुत परेशानी की बात है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ रही, ये पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं। इंडिया में रोज़ाना की बेसिस पे कीमतों का तयन होता है, और इंडिया में अगर आप देखें तो पिछले 2 माह में 35 दफ़ा कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं। मई की 31 मई को वहाँ पे जो था इंडियन रुपी में वहाँ पे 90 रुपए लीटर। डॉक्टर साहब, इस पे हमारा दिल बड़ा जलता है ना, इस पे हमारा दिल बड़ा जलता है कि एक तो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, दूसरी जानिब अगर कोई भी हुकूमती तर्जुमान, खास तौर पे शहबाज गिल साहब जो कि हम के लिए हैं और हर बार यही करते हैं कि फिर आप आके हमें इंडिया की एग्जांपल्स देते हैं। इंडिया में आपको पर कैपिटल इनकम कितनी है, इंडिया की जीडीपी कितनी है, चलें पिछले कुछ अरसे में बिल्कुल उसको नुकसान भी हुआ, लेकिन इंडिया का एक्सपोर्ट सेक्टर कहाँ पे है, बांग्लादेश में आम आदमी की जो परचेजिंग पावर है वो कहाँ पे है। तो आपको नहीं लगता ये कंपैरिजन ज्यादा हो जाती है पाकिस्तानी आम शहरी के साथ डॉक्टर साहब? नहीं, वो इसलिए ज्यादती नहीं बनती है कि आपने इंटरनेशनल मार्केट से देखना है ना। आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपकी हुकूमत कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही जो कि बाकी जगहों पे नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा ज्यादती तो नहीं हो रही है। तो जाहिर है इस वक्त अगर हम देखते हैं तो तकरीबन हुकूमत जो है, मसलन अगर जो कल की कीमतें जो शुरू हुई हैं उसमें पेट्रोलियम लेवी 0 है पेट्रोल पे, GST जो है वो रखा गया है 10% है, कस्टम ड्यूटी 5% है। यानी हुकूमत की जेब में इस सारे पेट्रोल की अगर आप देखें कीमत 118 रुपये, तो 20 रुपये हुकूमत की जेब में जा रहे हैं रेवेन्यू की शक्ल में। इसी तरह से अगर आप डीजल को देखते हैं तो डीजल पे तकरीबन 25 रुपये जा रहे हैं। तो हुकूमत के पास जो मैक्सिमम कुशन होगा वो यही होगा कि इस 20 रुपये को या इस 25 रुपये को यहाँ पे मजीद की थोड़ी सी कमी कर दे। लेकिन वहाँ पे मेरा इख्तलाफ ये आएगा कि अगर हुकूमत लेवी भी नहीं लेगी, यहाँ से भी वो रेवेन्यू को फोरगो कर देगी, तो फिर हुकूमत कट लगाएगी PSGP पे, क्योंकि जब उसके पास रेवेन्यू नहीं आएगा तो अखराजात को काटेगी। अखराजात में बाकी अखराजात तो कटेंगे नहीं, लेकिन जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं वो कट जाएंगी। तो कान को आप शायद दाईं तरफ से पकड़ लें या घुमा के बाईं तरफ से पकड़ लें, खमियाजा जो है वो उसका आवाम पे ही पड़ेगा। तो हमें देखना चाहिए, जो बात करते चले आ रहे थे काफ़ी अरसे से, अभी शायद वो ट्रांजिशन में मेरा नहीं ख्याल कि बहुत जल्दी हो, लेकिन अल्टीमेटली ये टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाने की ज़रूरत है। आप पेट्रोलियम की प्राइसेस पे हुकूमत अपने 20 रुपये अगर छोड़ेगी तो सबको यकसा रिलीफ दे रही होगी, एक 4000 सीसी चलाने वाली गाड़ी को भी, एक मोटर बाइक वाले को। तो मैं शुरू दिन से ये कह रहा हूँ कि आप टारगेटेड रिलीफ दें उन लोगों को जिनको की जरूरत है, टारगेटेड रिलीफ देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब क्योंकि आप अर्ली इन द मॉर्निंग आए, हमारे पास वक्त की जो कह रहे किल्लत है, बट स्टिल हम तो यही करते हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने दावा किया था कि महंगाई में कमी आएगी, नहीं डॉक्टर साहब ने कान की एग्जांपल दी ना कि कान दाएं से पकड़े बाएं से पकड़े, ये कान अवाम का ही होता है, हुकूमत का कान नहीं होता। जब भी पकड़ा जाता है 5 रुपए पकड़ा जाए, 2 रुपए पकड़ा जाए। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान के विजन के हवाले से। तो इक़्तिदार में आने से पहले अपने जलसों में कहते थे कि जिन लोगों के पास घर नहीं है उनको घर फराहम किया जाएगा और 50 लाख के करीब घर बनाए जाएंगे, जिसका बाकायदा आगाज अगर हम बात करें गुज़िश्ता साल जनवरी में हुआ और अब इसके हवाले से वर्किंग की जा रही है। अभी क्या इस जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है इसकी क्या अपडेट्स हैं, क्या इसमें मजीद प्रोग्रेस हुई है और किस तरह से बेघर अफराद को कर्ज दिए जाएंगे, उनको घर दिया जाएगा और उसके लिए जो निजी बैंक है वो किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे,
करेंगे, इस सारे पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। इसमें सबसे अहम बात तो ये है कि इसकी जानिब से कुछ जो कमर्शियल बैंक्स को गाइड किया गया है, उनके लिए, आम आदमी के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, आम आदमी कैसे इससे फायदा उठा सकता है और अब तक गवर्नमेंट कितनी कामयाब रही है, सारे मौजूद पे बात करने की कम वक्त में कोशिश करेंगे। आसिम शौकत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के, और उन्हीं से हम पूछते हैं, उनको वेलकम भी कहते हैं। आसिम, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस थैंक यू सो मच, गुड टू हैव यू इन द मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जब पहली बात जब भी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के हवाले से आती है, अपोजिशन भी और अवाम भी कहते हैं किधर हैं 50 लाख घर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, किधर हैं 50 लाख घर, कहाँ तक पहुंचे? हाँ, देखें, मैं अक्सर दूसरे चैनल से भी कहता रहा हूँ कि जब आपने बहुत बड़ी और बहुत ऊंची इमारत बनानी होती है ना, तो आपको बुनियादों पर टाइम सर्व करना पड़ता है। देखें, सबसे पहले तो ये अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन ही अनप्रेसिडेंटेड था कि दुनिया में कहीं भी ये नहीं होता कि गवर्नमेंट घर बनाए और गरीबों को देना, हाउसिंग की जो इंडस्ट्री है उसको प्रमोट किया जाता है। जो रियल चैलेंज था, जो असल चैलेंज था हमारे लिए, वो ये था कि हमारे पास कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं था कि जिसमें बैंक्स जो हैं वो गरीब लोगों को भी कर्जे दें या आगे आएं। हमारे पास कोई ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं था कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, बिल्डर्स हैं, लैंड डेवलपर्स हैं, वो आके इस तादाद में घर बनाएं कि लोगों को घर मिले। तो सबसे पहले तो ऐसी अथॉरिटी का क़याम था जो तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर लेकर आए, जिसमें आपके बिल्डर्स थे, जिसमें आपके सर्वेयर्स थे, जिसमें आपके बैंक्स थे, जिसमें आपके एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने घर लेना है। कोई सिस्टम होना चाहिए ना उनको एवेलुएट करने का। सबसे पहले तो हमने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना था। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, बैंक्स, आपके बिल्डर्स, आपके एप्लीकेंट्स, दे आर ऑन द सेम पेज। और अब आप देख रहे हैं कि धड़ाधड़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो हर आए दिन जो हैं पाकिस्तान के तूलो अर्ज में प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी WWF में 1500 घर बांटे हैं, इधर लाहौर एलडी सिटी में 4000 घरों का इनॉग्रेशन हो चुका है, फिर पेरी अर्बन में पहले फेज में 10,000 घरों का इनॉग्रेशन हो चुका है, इस्लामाबाद फराश टाउन में 4000 घरों का, संजानी में 2200 घरों का, इसमें जल्लोदई KPK में 1500 घरों का। अच्छा, तो लाइक आसिम साहब, मैकेनिज्म क्या है? बेसिकली एक गरीब आदमी ने जिस तरह से कर्जा लेना है, एक प्रॉपर बैंक के थ्रू जाना है, और फिर जिस तरह से आपने लीगल उसके फ्रेमवर्क की बात की, मैकेनिज्म थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। खास तौर पे द पर्सन हु डजंट हैव अ बैंक अकाउंट ही नहीं है। अच्छा, ये आपने 3 सवाल कर दिए, इसको बाइफरकेट कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ द पीपल, द लिसनर्स। पहली चीज आपके सवाल शुरू करते हैं कि मैकेनिज्म क्या है बेसिकली? अच्छा, मैकेनिज्म देखें, सबसे पहले आपका जो एप्लीकेंट है, मैकेनिज्म इस तरह है कि हमने पूरी जो आवाम है उसकी आसानी के लिए 4 टीयर्स बना दी हैं। टीयर 0, 1, 2, 3। टीयर 1 में हम आपको देते हैं लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट। लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट वो है जो कि गवर्नमेंट बनाती है और वो गरीब लोगों को देती है, ठीक है। उसके लिए एक सैलरी लिमिट है 20,000 to 40,000। उसके अंदर आप लाई करते हैं, आप अप्लाई करते हैं, आपकी ग्रुपिंग होती है, फिल्ट्रेशन होती है, चेक किया जाता है खुदा न खास्ता आप किसी एंटी स्टेट एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है, देन आप बैंकेबल हैं। बैंक ये देखता है कहीं आप डिफॉल्ट तो नहीं कर गए हुए, कोई बैंक हिस्ट्री आपकी खराब तो नहीं है। जब ये 4-5 प्रोसेस पूरे हो जाते हैं एंड यू आर डिक्लेयर्ड बैंकेबल एप्लीकेंट, फिर जब वहां पर घर बनता है तो हम आपको एक लो कॉस्ट यूनिट जो अर्बन एरिया में तकरीबन 27 लाख रुपए का है वो ऑफर करते हैं। इसमें क्लाइंट ने कुछ नहीं देना? नहीं, अभी फिलहाल क्लाइंट ने कुछ नहीं दिया। जब क्लाइंट ये ऑफर कबूल कर लेता है तो अब आप देखें कि 27 लाख रुपए में 5 मरले का घर आजकल के दौर में, मेरा ख्याल आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिसको जरा रियल एस्टेट की कीमतों का अंदाजा है, करोड़ सवा करोड़ में घर मिलता है, उसमें वो 10% जमा कराता है अपने कंसेंट के साथ, 2,70,000। बिल्कुल। और फिर रह जाते हैं, और 3 लाख रुपए हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी देती है 27 लाख पे। जो बकिया मानदा रकम है उसके ऊपर मार्कअप सब्सिडी मिलती है 3%। मार्केट में जो मार्कअप इस वक्त 11 से 12% है, वो जो क्लाइंट है या एप्लीकेंट है वो 3% के ऊपर 3,000 रुपए आसानी 3,000 पे। और अगेन द ब्यूटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज कि वो उस वक्त किस्तें देना शुरू करता है जब वो अपने घर में शिफ्ट हो जाता है, जब घर बन के तैयार हो जाता है। देखें आसानी क्या है, मैं बड़ी एक्सप्लेन करता हूं कि जब एक गरीब आदमी घर बनाने लगता है ना तो वो बड़े एक मुश्किल प्रोसेस से गुजरता है। सबसे पहले वो सस्ती जमीन ढूंढता है, फिर उसको ये प्रॉब्लम होता है हमारा माशरा है। अच्छा, इसमें मुझे बताइए, ये तो आपने प्रोसीजर, मैंने बैंक्स में रश भी देखा है, मैंने खुद जाके देखा है, काउंटर्स पे लोग जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। एक आम आदमी के लिए सब मुश्किल उस क्राइटेरिया के ऊपर आना है जिसमें उसको घर मिलेगा। कोई ना कोई सुकम ऐसा निकल आता है कि वो बेचारा क्वालिफाई नहीं कर पाता। इसमें क्या आसानी है, क्या ईज रखी? अच्छा, नहीं आसानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रखा गया। इसमें सिर्फ कोशिश ये की गई है कि
डिजर्विंग आदमी को घर मिले। छोटी सी बात, Poorest of the poor। सोर्स ऑफ इनकम की आप बात करते हैं, दिहाड़ीदार है, उसका छाबड़ी है, कोई 20,000 महीने के कमाता है, वो क्या सोर्स ऑफ इनकम कहां से देगा? देखें, How ये would you define एक तो this बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के माइंड में भी यही क्वेश्चन था एंड ही वाज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट दिस क्वेश्चन। इसके लिए स्टेट बैंक ने और कमर्शियल बैंक्स जो हैं ये एक फॉर्मूला डिवाइस कर रहे हैं जिसको कहते हैं प्रॉक्सी एंड एसेट सिस्टम। लाइक मैं अगर गरीब आदमी हूं या चलें कोई मोची है, कोई डेंटर है, कोई पेंटर है, कोई मैकेनिक है, जिस तरह अभी उन्होंने कहा था, कोई उसका डॉक्यूमेंटेड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इसे कहते हैं इनफॉर्मल इनकम सेक्टर ना, उसमें हम प्रॉक्सी इस तरह डिफाइन की है। फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं और आप किसी घर में किराए के घर में रहते हैं और आप किराया दे रहे हैं, तो उस किराए को हम कंसीडर कर सकते हैं कि भाई ये पिछले 10 साल से किराया दे रहा है, इट मींस ही इज अर्निंग समथिंग। आपके 2-3 बच्चे हैं, वो किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप फीसें दे रहे हैं, तो इट मींस यू आर अर्निंग समथिंग, जो आप इतना पैसा जो है बच्चों की तालीम के लिए अलग कर रहे हैं। या आपके घर के यूटिलिटी बिल्स हैं, बिजली है, पानी है, सुई गैस है, ओवरऑल हमें एक आइडिया जरूर मिल सकता है बैंक्स को कि भाई 20,000 रुपए, या आपका जो टेलीकॉम चार्ज अप है, आप बिजली अपना टेलीफोन का बिल चार्ज लगाते हैं, तो ये इमीडिएटली हम पीटीए से ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। या फिर एसेट्स जी हैं कि आपकी कोई जद्दी जमीन है, कोई आपकी प्रॉपर्टी है, उसको भी करके ये किया जा सकता है कि भाई आपकी इतनी वर्थ है। ठीक है। पेरी अर्बन प्रोजेक्ट के हवाले से भी हम जानना चाहेंगे, ये क्या है? अच्छा, पेरी अर्बन जो है ना, ये एक बड़ा ही यूनिक और इनोवेटिव प्रोजेक्ट है। फिलहाल एज ऑफ नाउ ये पंजाब हुकूमत के हम ताबन से कर रहे हैं। देखें, इशू ये था कि हर आदमी को इस वक्त 1 करोड़ घरों की कमी है मुल्क में। हर आदमी को आप पेशावर में, कराची में, इस्लामाबाद, लाहौर में, आई मीन अर्बन सेंटर्स में घर नहीं दे सकते। नंबर 2, हर आदमी चाहता भी नहीं है, लोग चाहते हैं जहां उनकी फैमिली है, जहां पर वो रह रहे हैं, अपने मुकामी इलाकों में घर जाते हैं। उनको अकोमोडेट करने के लिए 3.5 मरले के छोटे सिंगल स्टोरी घर बनाए जा रहे हैं पूरे पंजाब में, उन इलाकों में जो मेन सिटीज के नवा में हैं। एक जलियांवाला है, मंडी बहाउद्दीन है, ये डेरा गाजी खान है। जो आपने सोसाइटीज को या बिल्डर्स को फैसिलिटेट किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, एनी टर्म्स, एमनेस्टी स्कीम, टैक्सेस वगैरह, वो उसके तहत जो घर बनाएंगे, क्या उनको भी हम एट द डे एंड शामिल करेंगे वजीर आजम की स्कीम के अंदर, या वो एक मुख्तलिफ चीज है और आप जो डायरेक्ट बना रहे हैं उसका हिस्सा? अच्छा, ये आपने एक अच्छा किया, चूंकि ये क्लैरिटी के लिए ये क्वेश्चन जरूरी है। एक नेगोशिएटेड हमारी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है जिसके अंदर प्राइवेट बिल्डर्स को इंसेंटिव दिए गए हैं कि वो प्राइवेट लैंड लेकर आए, अपनी जमीन पर खुद घर बनाएं, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे और फिर वो गरीब आदमी को दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप प्राइवेट बिल्डर हैं, आपने कहा है जी आप मेरे पास इतनी जमीन है, मैं इसके ऊपर ये घर बनाता हूं, हम अब आपको ऑलरेडी क्लाइंट्स देंगे। हम कहेंगे जनाब 2000 आपने अपार्टमेंट्स बनाने हैं, ये 2000 क्लाइंट्स हैं, यानी आपका प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले आपका बायर आपके पास सिक्योरिटी है, वो हुकूमत की है उसके अंदर एग्जैक्टली बिल्डर के लिए। हमारे कुछ उसके अंदर टर्म्स हैं जिसके ऊपर उनको पूरा उतरना। फॉर एग्जांपल, जमीन का टाइटल क्लियर हो, जमीन लिवेबल हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। किसी जंगल में आप कहें जी मेरे पास, हमारे पास टाइम बहुत कम है, टॉपिक तो ऐसा है, इस पे घंटा भी बात हो सकती है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इंशाल्लाह किसी और डिशेस में जरूर करेंगे कि इस पे बात करें। मीनवाइल जो वेबसाइट है नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की, वहां पे इनकी हेल्पलाइन के ऊपर आपको मौसर इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इनिशिएटिव अच्छा है, अगर इस पे अमल हो और पाकिस्तानी आवाम तक इसका रिलीफ पहुंचे तो मेरे ख्याल में इसके रिजल्ट्स ज्यादा मुल्क के लिए और लोगों के लिए पॉजिटिव होंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बारी है हमारे सेगमेंट फ्लैग्स की, जो क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे को हमारा सेगमेंट फ्लैग्स होता है जिसमें सना हुमायूं मुख्तलिफ एम्बेसीज में जाके वहाँ की सूरत-ए-हाल बताती हैं। लेकिन आज वो साउथ कोरियन एम्बेसी में मौजूद हैं जहाँ पर के पॉप फेस्टिवल का इनेकाद हुआ। इस फेस्टिवल में क्या था और सना ने इसको किस तरह से एंजॉय किया, देखते हैं आज का फ्लैग्स। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सना हुमायूं और आपको वेलकम कहती हूँ एक और एक्साइटिंग एपिसोड में। ये जो कलरफुल से एम्बियंस आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोक विरसा में, जहाँ पर साउथ कोरियन एम्बेसी की तरफ से सेलिब्रेट किया जा रहा है के पॉप फेस्टिवल इन पाकिस्तान। और मज़े की बात यह है कि इस शो का आज मैं सिर्फ हिस्सा ही नहीं बल्कि इस शो की आज मैं जज भी हूँ। तो आई एम गोना जज ऑल द पार्टिसिपेंट्स। तो रहना है आपने मेरे साथ ये जानने के लिए कि ये फेस्टिवल सेलिब्रेट क्यों किया जाता है और इस फेस्टिवल में होता क्या है। तो आइए मेरे साथ।
नाउ मैं मौजूद हूँ हिज एक्सीलेंसी साउथ कोरियन एम्बेसडर सो संगपाओ के साथ और इनसे जानते हैं कि ये के पॉप फेस्टिवल की हिस्ट्री क्या है. इट हैज़ बीन रियली ट्रिमेंडस. हिज एक्सीलेंसी, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग. जनाब सफ़ीर, ये रंगारंग तकरीब पाकिस्तान में सजाने पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ. सबसे पहले बताएं कि इस पॉप फेस्टिवल की तारीख क्या है. What is the history behind? K-pop festival, first of all, इस तकरीब का मकसद कोरियन म्यूजिक को पाकिस्तान में मुतारिफ करवाना है. न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में. इस तकरीब में हमने पाकिस्तानी नौजवानों को ख़ास दावत दी है कि वो यहाँ आएँ और कोरियन म्यूजिक पे परफॉर्म करें. मुझे उनकी परफॉर्मेंसेस देखकर हैरत हुई. पाकिस्तानी नौजवानों ने जिस तरह कोरियन म्यूजिक पर रक्स किया, ये काबिल तारीफ है. but they still too good for the Korean dance and music. So His Excellency, I would like to आपको पाकिस्तान में टैलेंट कैसा लगा और ये फेस्टिवल पाकिस्तान में कब से हो रहा है? how long it has been happening in Pakistan? Yeah, this K-pop festival this year is starting. ये पॉप फेस्टिवल का 3रा साल है. मुझे यहाँ का टैलेंट देखकर बहुत हैरत हुई है. ये लोग बिल्कुल कोरियन फनकारों की तरह परफॉर्म कर रहे थे. पाकिस्तानियों को कोरियन डांस और म्यूजिक बहुत पसंद है. म्यूजिक और डांस में दोनों ममालिक खासी मुमासलत रखते हैं. Music and dance. Wonderful. Due to COVID. कोरोना की वजह से इस तरह की एक्टिविटीज बंद हो गई थी. कोरोना ने इस फेस्टिवल को कितना मुतासर किया? Together, does it affect the festival? We held a small festival here. इस तरह के इवेंट्स तो काफ़ी मुतासर हुए थे. आज हमने कोरोना की SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया हुआ है. लोगों में अब काफ़ी अवेयरनेस पाई जाती है. I think that hundreds of million people get together here, right? Thank you very much, His Excellency. Judging this festival has been a tremendous opportunity. और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है काजिम हसन with all his crew, and they are the winners and the runners up as well. So you have performed 4 times, man. I mean, how did you get the whole stamina for the festival? I have no idea. I have no clue. I think it's the hype on all the beautiful people that just hyped me up, and that's how I got the power to do it. Okay, हम उर्दू में बात कर सकते हैं. Okay, sorry. Okay, so काजिम हसन मेरे साथ विनर हैं. काजिम हसन सोलो परफॉर्मेंस पे भी विनर रहे हैं और क्रू के साथ भी विनर रहे हैं. How difficult this whole process? आइडिया था कि मैं जीतूंगा या बस एक खुशी थी, पैशन था? नहीं, हमने बेसिकली पहले तो ये प्लान था कि हाँ कुछ ना कुछ तो जीत के आएंगे. पर यहाँ पे आके जब हमने परफॉर्मेंस देखी ना, हमने बस ये सोचा कि बस इंजॉय करना है. साथ एक और कंटेस्टेंट मौजूद हैं जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है. सोलो परफॉर्मेंस देना खजरा आसान नहीं होता. हाउ डिफिकल्ट इट हैज़ बीन? एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम था और मुझे पता था कि बहुत प्रॉब्लम मुझे होगी, टेंशन और इस तरह की चीज़ें से हम यूज़ टू नहीं होते. तो लेकिन मैंने अपना मतलब जो भी कुछ था ना, मैंने कहा बस आज देनी ही देनी है, आज जो भी हो जाए. ये मेरी फर्स्ट टाइम लाइफ में सोलो कह सकते हैं परफॉर्मेंस होगी जो मैं आकर स्टेज पे दी, और इट वाज लाइक रियली गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. With flawless queens, you have been amazing. I saw your performance and your expressions were quite on the point. You didn't win, but how was the whole experience? Yeah, it was quite good. Actually, we attended this festival to experience ourselves and to also watch others perform. Our seniors, obviously they are seniors, so they were very good. They were very, very good. And everything related to Korea is so into our hearts. आपका first time? Yeah, it's the first time here. Okay, thank you very much. Best of luck for the next year. मेरे साथ निकोल मौजूद है, who is a participant. She was fab, but she didn't win. But anyways, निकोल, कैसा रहा experience overall K-pop का? That was really good. First time था? Yeah, it was first time. Okay. Yeah, so I'm visiting from UK. Yeah, so I came to visit my family here. So I just knew someone told me about the festival. So I was like, I should participate in it. It's not about winning or losing. It's about you enjoy yourself and the music. And what about K-pop festival that is happening in Pakistan? How is the overall vibe and feel? बहुत अच्छा था. It was really good. Like the sound system, everything, that was great. Right now, I am with Sophia Mujahid, 2 times K-pop winner and first Pakistani performer in K-pop festival. Wow! And been the judge with me, sitting beside me during the whole performance, and I didn't know that. Wow! Your performance was fantastic. मुझे लगा कि शायद अगर आपको मार्क्स देने होते तो you are totally on point. I'm really
glad that I got to have the honor of judging one of these contests, because I myself have been taking part in the same competition. So this is just passionate performers who have such love and compassion for K-pop music. K-pop festival में participate करने वालों के लिए, because winner रही हो, judge भी किया है, you know how it all works out on the stage. तो stage कुछ tips अगर देनी हो तो क्या हो सकती हैं नए winners को? Stage tips is definitely people who lack of confidence. So if you don't have the confidence, just fake it and no one will notice. They will think that you're the most confident person, but inside you're like faking it, but it'll get you a long way. मैं मौजूद हूँ अर्शिया और ताहा के साथ. They performed really well. Your expression was really good. How was the experience? We love to dance, and getting a chance to perform on our favorite singer's song is a really great experience, and we love it every year. Festival 2021 is happening in Lok Virsa. और एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी इस पूरी सेरेमनी को एज अ जज पार्टिसिपेट करना और पाकिस्तान में पॉप डांसिंग में बढ़ता हुआ रुझान देखकर, ये सारा टैलेंट देखकर मैं तो आज बहुत अमेज हुई हूँ. आई होप कि आप लोगों ने भी इक्वली इंजॉय किया होगा. आप लोगों की फिर से मुलाकात होगी मुझसे फिर किसी अगले सेगमेंट में. तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल. मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद. वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स का, जो शहर मेज़बानी करते हैं मुख्तलिफ सयाहों की, उनको किस तरह का होना चाहिए और वहाँ पे रहने वालों को किस तरह का होना चाहिए. वकार अहमद मलिक साहब हमें आज के माइंड मैटर्स में बता रहे हैं. देखते हैं आज का माइंड मैटर्स. वकार साहब, हमारा आज भी जो टॉपिक है वो टूरिज्म इंडस्ट्री से मिलता जुलता है. टूरिस्ट जब जाता है किसी और ट्रैवल डेस्टिनेशन पे तो वो तो जिस तरह से बिहेव करता है, चलें उस पर तो एक अलग से हम सेगमेंट करेंगे, लेकिन जो लोग वहाँ पर होते हैं यानी कि जो टूरिस्ट को होस्ट कर रहे होते हैं, उनकी क्या फोरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किस तरह से उनको बिहेव करना चाहिए? हिना, जो होस्ट टाउन होता है उस पर भी कुछ जिम्मेदारियाँ डेफिनेटली होती हैं. और मैं तो खैर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करूँगा. इंटरनेशनल टूरिज्म तो खैर एक बहुत बड़ा स्केल हो जाएगा. पाकिस्तान में एक दफ़ा मुझे याद है कि हुंजा का एक टीवी है, टेलीविजन है, अपना लोकल केबल का चैनल है. उन्होंने ऐसे इंटरव्यू लिया क्योंकि ये उनको मसाइल बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं. तो उन्होंने जब वो इंटरव्यू लिया तो डेफिनेटली मैं फिर एक टूरिस्ट वाली साइड पे हो गया. मैं मतलब उनकी साइड पे तो नहीं हो सकता था. तो टूरिस्ट वाली साइड पे जो आर्गूमेंट्स मैंने उनको पेश किए थे मैं आपको पेश कर देता हूँ. मैंने उनको ये कहा था कि यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए कि हमारी जो मैसेज या ज़्यादा जो लोग हैं उनकी जो तरबियत है सियाहत के हवाले से, वो तरबियती इदारे अनफॉर्चुनेटली जो भी है वो मरी और नारान वगैरह रहे हैं. ठीक है, अच्छा वो ये समझ, क्योंकि देखिए ना वहाँ मरी में भी लोकल जो रेजिडेंट्स हैं उनकी तादाद तो कम ही है. वो कमर्शियल सा एक जगह है जहाँ पे आप भोंपू बजाएं, जहाँ पे आप शोर करें. बहरहाल वो एक और तरह की उसकी इन्वायरमेंट है. नारान में भी तकरीबन ऐसी है, लोकल तो ऐसा नहीं है वहाँ पे. अब प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी तरबियत वहाँ की है तो वो अगर टूरिस्ट चाहे हुंजा जाएगा, स्कर्दू जाएगा, खपलू जाएगा, अगर वो उस तरह बिहेव कर रहा है तो एक्चुअली वो उसको उस तरह की जगह ले रहा है. उसको ये नहीं समझ आ रही कि ये बेसिकली जितने इलाके ये रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे लोकल रिहायशी हैं. ये ऐसी है ना जिस तरह हमारा गाँव है या आपका गाँव है और वहाँ पे कोई टूरिस्ट आए और वो वहाँ बाहर आके शोर मचाएं या मतलब फन करें, एंजॉय करें वहाँ. और देखिए कुछ खवातीन अगर खेतों में काम कर रही हैं तो वो उनकी तस्वीरें खींच रहे हैं या कोई बच्चों की तस्वीरें इवन खींच रहा है. बात ये है बगैर इजाजत के, मसला ये है कि हम कितना माइंड करेंगे. हम कहेंगे यार ये कौन लोग हैं. और फिर अगेन मेरे गांव में हो सकता है कि 3 या 4 बंदे होटल इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक हो तो उनका तो वो कोई बेनिफिट उनके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जो बाकी आबादी है उनका तो नहीं जुड़ा हुआ. ठीक है, उन्होंने बच्चों ने सुबह स्कूल भी जाना है, उन्होंने रूटीन में अपनी लाइफ गुजारनी है. वो अगर रात 2-2, 3-3 बजे तक भंगड़े सुनेंगे तो उनके लिए तो एक प्रॉब्लम है ना. मैंने उनको ये कहा था कि होस्ट का काम ये है कि मतलब पाकिस्तानी उस सवाल से मैं कह रहा हूँ कि उनका काम ये है कि आप अप्रोच करें कोई भी ऐसा बंदा जो मिसबिहेव कर रहा है, उसको जाके बताएं कि ये जो अब अगर हुंजा की बात कर लें कि अगर ये जो लड़कियां खेतों में काम कर रही हैं जिनकी आप तस्वीरें ले रहे हैं, ये लड़कियां जो हैं ये कहीं
अभी मतलब कि पाकिस्तान के किसी या दुनिया के किस आला यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, ये यहाँ पे खेतों में काम कर रही हैं, तो अपने उस शौक में कर रही हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे 100% लिटरेसी रेट है, यहाँ पे लोग रेजिडेंट्स लोकल लोग रहते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपका गाँव है। तो मैंने उनको कहा कि अगर आप एक दफ़ा कम्युनिकेट करें, आप एक दफ़ा बताएं सही। होता ये था हिना कि जब भी कोई टूरिस्ट इस तरह की हरकत करता था तो जो लोकल को मैंने ऑब्जर्व किया वो ये किया कि वो मुंह दूसरी तरफ फेर लेते थे या दिल से गालियां निकालते थे और गुस्सा और अंदर से मतलब गालियां निकालते होंगे 5-6, वो मतलब एक नापसंदीदगी सी आ जाती। बिल्कुल। मेरा ये मौकफ था कि बजाय इसके कि आप इस तरह करें, आप उनको अप्रोच करें, उनको बताएं कि आप किस जगह पे हैं। अगर आप खपलू के हैं तो आप या किसी भी जगह के हैं, शिगर के हैं, कहीं भी हैं, गेजर के हैं, आप टूरिस्ट्स को जाके उनको अप्रोच करें। मैं आपको बताता हूँ कि 90%, लेकिन ऑफ कोर्स स्माइल के साथ, आपको आप एक अच्छी मोहब्बत के साथ, 90% चांसेस ये हैं कि आपकी वो जो मुखातिबीन हैं वो आपकी बात को समझ जाएंगे, इवन वो आपको सॉरी भी करेंगे, उनको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि अच्छा ठीक है। उस तरह के एटमॉस्फेयर में न्यू होते हैं तो वो तो पार्टी भी कर रहे होते हैं, एंजॉय भी कर रहे होते हैं, उस तरह से एक शोर भी हो रहा होता है। तो अगर जिस तरह से आपने कहा कि कम्युनिकेशन अगर स्टार्ट हो जाए और कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाए तो देखिए अब एक टूरिस्ट उसको मालूम ही नहीं है कि उसकी तरबियत जहाँ पे हुई है, आपको पता है वो तरबियत की इदारे, अब वो वहाँ पे उसकी तरबियत हुई है, अगर उसको क्यों उसकी वजह मैं आपको ज़ाती तौर पे तजर्बे की रोशनी में बताता हूँ कि अगर मैंने ये वाला कंटेंट किसी को समझाने वाला 300 लोगों पे आजमाया है तो 285 या 290 जो था उसने सॉरी किया। जबरदस्त। अब ये मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप ये एक बहुत अच्छा है, ये हुंजा का भी और नगर का भी, ये बिहेवियर बहुत अच्छा है। पहले आप कोई जूस का डब्बा बाहर फेंकते थे तो ये बिल्कुल मुतरादिफ है कि आपने हुंजा के बंदे को मतलब मार ही दिया या नगर के, क्योंकि वहाँ सफाई का एक म्यार है। बिल्कुल। लेकिन और उस पर वो ऑफेंड होते थे और बड़ी मतलब कई दफा तलखी होती थी, कई दफा। पिछले 2-3 सालों में उन्होंने एक नया बिहेवियर अडॉप्ट किया है जो कि बहुत अच्छा। वो क्या करते हैं कि वो किसी तरीके से यानी गाड़ी रश है या कुछ भी है तो उसने किसी ने डब्बा फेंका है, वो गाड़ी को आगे आके रोक लेते हैं, रोक के वो कहते हैं ये जो आपने डब्बा फेंका है तो ये हम ना डस्टबिन में फेंकने लगे, तो बाकी कोई इशू नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, ठीक है। इस तरीके से जो अगला बंदा फील करता है, हाँ चले ये भी बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन मतलब ये है कि इस तरीके से वो जो होस्ट है, होस्ट टाउन है, उसकी इस तरह की जिम्मेदारी है कि वो थोड़ा सा पेशेंस से कि ये जो लोग हैं इनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत दूर ट्रैवल करके आए हैं, बहुत दूर ट्रैवल, मतलब आप जस्ट इमेजिन कराकोरम हाईवे जो है वो बिल्कुल इतना लंबा फैमिली के साथ ट्रैवल करके गए हैं, कुछ नफसियाती असरात भी होते हैं, कुछ हो सकता है कि वो फ्रेंड होते हों जो मेहमान हैं, सफ़र की थकावट की वजह से, रूटीन टूटने की वजह से, चीज़ें उस तरह नहीं है जिस तरह के मिसाल के तौर पे वो होटल के अंदर या किसी जगह पे वो फैसिलिटीज हाँ वो नहीं है, इस तरह की 1000 चीज हो सकती है। इतने लंबे सफर में किसी का कोई बच्चा बीमार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो उस वजह से आप बहरहाल कोशिश कीजिए कि आप हमदर्दी करें और हमदर्दी से और मोहब्बत से उनको समझाने की कोशिश करें। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि देयर आर मोर देन 90% चांसेस कि वो बहुत आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे और वो ना सिर्फ सॉरी करेंगे बल्कि मेरा ख्याल है कि 1-2 उनके साथ जब इंसिडेंट होंगे तो अपने बिहेवियर को मॉडिफाई भी करेंगे। जबरदस्त हो गया। और बीइंग अ टूरिस्ट वकार साहब हम पे भी रिस्पांसिबिलिटी है कि अगर हम कहीं ट्रैवल करें तो उस जगह को गंदा ना करें और थोड़ा सा पोलाइट मेरा ख्याल है इस पे तो कुछ और कोई पूरा एक सेगमेंट हो सकता है क्योंकि ये तो जो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है वो कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। थैंक यू सो मच वकार साहब। बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवाते हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पहले भी एक्सप्रेसो का हिस्सा बन चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी निजात बुशरा एमी वाला की, जिनको कम उम्र मुंतखब मुसलमान ओहदेदार होने का एजाज़ हासिल है और हालिया अमरीकी इंतखाबात में रियासत इलिनॉय के स्कूल डिस्ट्रिक्ट से बोर्ड ऑफ एजुकेशन की रुकन भी मुंतखब हुई हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने भी उनको अवार्ड दिया है। बिल्कुल, उनको यूथ का अवार्ड दिया है। बुशरा एमी वाला आजकल पाकिस्तान में मौजूद है और इस वक्त हमें कराची से ज्वाइन कर चुकी है। उन्हीं से बात करते हैं। बुशरा, हम आपको बहुत खुश आमदीद कहेंगे और आप बहुत अर्सा पाकिस्तान आई हैं, लेकिन आप कराची भी गई, इस्लामाबाद भी गई, आप लाहौर क्यों नहीं आई? ये सवाल मैं सबसे पहले करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा सवाल है। सब मैंने से यही पूछ रहे हैं कि लाहौर क्यों नहीं गए और अब इंशाल्लाह जाने का इरादा बन रहा है। मुझे बहुत जाना है। मेरे पास एक्चुअली मैं गूगल के लिए जॉब करती हूँ, मेरे पास सिर्फ छुट्टियों के दिन नहीं थे। ओके ओके। और तो बुशरा, कितने अरसे बाद पाकिस्तान आई, कैसा लग रहा है पाकिस्तान आकर?
मैं 5 साल बाद आई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रिप रहा है। इतनी मज़ा आ रही है, इतना सब मिल रहा है देखने के लिए। अब कोविड सिचुएशन थोड़ी बढ़ गई है तो उसकी वजह से लॉकडाउन शुरू हुआ है, मगर उससे पहले खाने पीने का बहुत मज़ा आया। That's great. अब अपने अवार्ड्स के हवाले से हमें बताइए, जो लोग पहली दफ़ा आपको देख रहे हैं या जानते भी हैं इवन, अपनी अचीवमेंट को लेकर आप हमें बताइए कि अवार्ड जो आपको मिला है और उसके साथ साथ जो आपने इलेक्शन भी जीता उसके बारे में भी हम चाहेंगे कि आप देखने वालों को बताइए। ऑफ कोर्स, तो मैं 19 साल की थी जब मैं पहली दफ़ा इलेक्शन के लिए खड़ी हुई और मैं सबसे पहली पाकिस्तानी वुमन थी जो शिकागो में इलेक्शन के लिए खड़ी हुई। एंड उसके बावजूद भी मैं यंगेस्ट मुस्लिम इलेक्टेड ऑफिशियल इन द यूनाइटेड स्टेट्स में शिकागो हिस्ट्री म्यूजियम में मेरा नाम गया है और उसकी वजह से मुझे ये अवार्ड्स, ऑनर्स, रिकग्निशन मिला। मुझे पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान अवार्ड मिला फ्रॉम द नेशनल यूथ असेंबली इन इस्लामाबाद एंड द प्राउड पाकिस्तान अवार्ड इधर कराची में मिला और 3-4 दूसरे भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स अल्हम्दुलिल्लाह मिले और आज भी एक और मिल रहा है और बहुत खुशी हो रही है। एन इनक्रेडिबल ऑनर है ये। जबरदस्त। बुशरा, आप मुझे ये बताएं कि आपने जिस तरह से कहा आप 19 साल की थी तब आप पहली बार इलेक्शंस के लिए खड़ी हुई, किस तरह से आपका इंटरेस्ट हुआ इस तरह और आगे फर्दर आपने प्लान किया कि आप पाकिस्तान आकर किसी तरह से पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगी? ये बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन ऑप्शन अच्छा नहीं है, मैं है ना कम्युनिटी एक्टिविज्म इन ये काम में बहुत इन्वॉल्व रहती थी एंड मैंने रियलाइज किया कि द बेस्ट वे टू मेक लॉन्ग टर्म टेंजिबल चेंज पब्लिक पॉलिसी के थ्रू है, कि सबसे लॉज मेक करना, इसके थ्रू चेंज एक्चुअली बनता है। और मैंने कभी सोचा नहीं कि पाकिस्तान में आकर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ, मगर ये सब देखकर पीपल के काइंडनेस, इनके लीडरशिप, बहुत सारे मिनिस्टर्स एंड पार्लियामेंट मेंबर्स से मेरी इस्लामाबाद में मुलाकात हुई एंड ये सब के इंटेंशन और नीयत देखकर मुझे थोड़ा सा शौक उपरा है, मगर देखते हैं मेरा फ्यूचर किधर, वेदर अमेरिका में या पाकिस्तान में लाई करता है। व्हेन इट कम्स टू बुशरा, आपने अपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि आप इरादा रखती हैं कि आप अमेरिकी सदर बनती हैं, तो आप अभी तक उस इरादे पे कायम हैं या आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से आके थोड़ा सा इधर की तरफ आगे होंगी? हाँ, ज़रूर मुझे अमेरिका की प्रेसिडेंट एक दिन बनना चाहती हूँ। बहुत खुशी होगी, इनक्रेडिबल ऑनर होगा। उधर ही पैदा हुई हूँ तो वो रिक्वायरमेंट उधर की होती है एंड क्या बोलते हैं, देखते हैं। मगर पाकिस्तान में भी मैं इम्पैक्ट बनाना चाहती हूँ, अच्छा काम करना चाहती हूँ। इधर भी इस मुल्क ने मेरे फैमिली को इम्पैक्ट इतना किया है, इतनी प्राउड पाकिस्तानी होती हूँ, तो देखते हैं किस बैलेंस तरीके से दोनों लेकर चल सकती हूँ। Obviously, opting between Joe Biden and Arif Alvi is not that difficult. You will go for the Joe Biden status. खैर, this was on a lighter note. आगे बढ़ते हुए, एक तो ये कि लाजमी नहीं है कि आप प्रैक्टिकली हमारी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें और उसके बाद ही आप चेंज लेकर आएं या कुछ कंट्रीब्यूट करें। आप जैसी जो शख्सियात हैं जो कि कम उम्र के अंदर बहुत कुछ अचीव कर लेती हैं और जिनका इतना बड़ा एक्सपोजर होता है, वो अपनी तहरीरों के जरिए, अपनी प्रेजेंस के जरिए भी बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा क्या है जो आप अब तक आप कंट्रीब्यूट कर चुकी हैं? यूर अ पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान, आपको अवार्ड भी मिला है और मजीद आप करना चाहती हैं, आपको लगता है आप कर सकती हैं? तो शिकागो में हमारे स्कूल्स एंड एजुकेशन के लिए मैं काम करती हूँ। मेरी इलेक्टेड पोस्ट उस काम में है और क्या बोलते हैं, मैं एवरीथिंग फ्रॉम हलाल लंचेस स्कूल्स में ला चुकी हूँ। टू पहले है ना हमारे स्कूल में बस 9/11 के बारे में सिखाया जाता है, मुस्लिम्स के बारे में। तो मैं चाहती थी कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम्स इन सोसाइटी भी सिखा चुके हैं, कि हमने आर्ट, साइंस, लिटरेचर, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स में इतना मुस्लिम्स ने काम कर चुके हैं, पर ये सिखाते नहीं हैं। तो मैंने इलिनॉय के पार्लियामेंट के सामने 2 मिनट की स्पीच दी कि ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम्स भी सिखाना चाहिए स्कूल्स में, एंड ये चीज़ें भी अल्हम्दुलिल्लाह पास हुआ है। नाउ एवरी स्कूल इन द स्टेट ऑफ इलिनॉय सिखाते हैं the positive contributions of Muslims Americans in history. So Chicago and Illinois में ये काम कर चुकी हूँ, specifically regarding Muslims. Okay, perfect. तो चलिए बुशरा, अब आपकी जरा टूर के हवाले से बात करते हैं। इस्लामाबाद गई, कराची गई, सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? क्योंकि आप 5 साल बाद जिस तरह से पाकिस्तान आई हैं, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, और फिर खाना सबसे मज़ेदार आपने कौन सा खाया? मुझे है ना चिकन मखनी और बटर चिकन का बहुत शौक है एंड अभी तक वो खा नहीं सकी, मगर इधर सब कुछ हलाल होता है, तो एवरीथिंग फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स टू स्ट्रीट फूड वो सब खा सकते हैं। तो कराची का खाना मुझे बहुत मजे का लगा है एंड वेरी वेरी गुड टेस्टिंग। फिर आप जल्दी लाहौर आए, हम आपको चिकन मखनी खिलाते हैं, बहुत मजेदार लगेगी आपको लाहौर की चिकन मखनी भी। ऑफ कोर्स इंशाल्लाह, जरूर।
क्यों नहीं, मुझे लाहौर आने का भी बहुत शौक है। एंड इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस पहली दफ़ा देख चुकी हूँ, तो इतना शानदार एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इनका शैंडलियर बहुत बड़ा सा जो था, एक देखने जैसी चीज़ है वंस इन अ लाइफ टाइम में। हमारे पाकिस्तान के अंदर यूथ की तादाद बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट मोर देन 70% हमारी जो आबादी है वो यूथ के ऊपर मुश्तमिल है, और उसको बड़ा कारामद भी बनाया जा सकता है, और उसमें भी मोर देन 50% फीमेल्स हैं, ख़वातीन हैं। तो आपने बड़ी कम उम्र के अंदर बहुत ज़्यादा अचीव किया। आप उनको क्या मशवरा, क्या मैसेज देंगी कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें, हमारी यूथ, और आप जैसे अचीवर बने लाइफ के अंदर? मैं यूथ को ये बोलना चाहती हूँ कि बी द चेंज यू वांट टू सी। जो चेंज आप चाहते हो इस दुनिया में, आप वो बना सकते हो, और आपके अंदर इतना पावर है, आपको बस वो हार्नेस करना चाहिए और ढूंढना चाहिए और इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए, और इंशाल्लाह वो चेंज अच्छी नीयत से अच्छी चीज़ें होती हैं एक अच्छे इंसान को। सो गुड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल विद गुड इंटेंशंस, एंड ये मेरा ऑलमोस्ट मॉटो एंड सेइंग होता है। थैंक यू वेरी मच बुशरा अहमदवाला कि आप आई, आपने हमारे शो में टाइम दिया, कराची स्टूडियो से ज्वाइन किया, बट वी वुड लव टू होस्ट यू इन लाहौर। आप जब भी लाहौर आए हम आपको स्टूडियोज में भी बुलाएंगे। थैंक यू सो मच एंड वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। बुशरा अहमदवाला हमारे साथ मौजूद थी। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करते हैं कुछ क्रिकेट के हवाले से, और आपको परफॉर्मेंस कैसी आ रही है मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम की? खैर वनडे सीरीज तो हम हार गए जी, बहुत बुरे तरीके से हार गए, लेकिन क्या हो गया है T20 सीरीज के बारे में हम बात करते हैं, और ये लाफ्टर अटैक जो है ना ये चलता रहेगा। खैर T20 सीरीज का आगाज हो रहा है, और जो जिस टीम ने वाइट वॉश खाया था, हम ये कहना चाहिए फेस किया था, वो अब फेस करेगी तजर्बाकार टीम को, और 9 प्लेयर्स वापस आ चुके हैं इंग्लैंड टीम के। खुद ही पढ़े मेरी। अच्छा चले जी, मैं ही पढ़ता हूँ। और आगे हम आपको बताएं कि आज रात 10 बजे, तकरीबन 10:30 बजे ये मैच खेला जाएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। T20 मैच है, और पाकिस्तानी टीम जो कि शदीद तनकीद की जद में है, उसके लिए किस हद तक मौसर होगा कम बैक करना, इसी पे हम बात करेंगे। मिर्जा इकबाल बेग साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जरा पूछते हैं कि वो अब कैसे देख रहे हैं उस लूजिंग कॉम्बिनेशन को जो उन्होंने टर्म इस्तेमाल की थी और बड़ी मशहूर हुई। उनसे पूछते हैं। मिर्जा साहब वेलकम बैक। गेम में हार जीत हिस्सा होती है, कहते हैं कि एवरी डे इज अ न्यू डे। जब नई गेम आ जाए तो पुरानी शिकस्त को भूल कर नए जज्बे के साथ सामने आना चाहिए। तो हमने भी तनकीद की करते रहते हैं, लेकिन आज एक नई सीरीज है, नया दिन है। हाउ यू सी दिस मिर्जा साहब? तो उनके ना होने से भी काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन अगर इमरान आप हकीकत की निगाह से देखें, पाकिस्तानी टीम जो है वो उसका मोरल डाउन है वनडे सीरीज हारने के बाद, और फिर इंग्लैंड की एक तगड़ी टीम पाकिस्तान के सामने, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल तो होगी मैं समझता हूं। लेकिन T20 में हमारी परफॉर्मेंस में अप्स एंड डाउन्स आए हैं, हमारी टीम कुछ भी करने की सलाहियत रखती है, तो मैं समझता हूं कि T20 में मुकाबला करेंगे, लेकिन इंग्लैंड अब भी फेवरेट नजर आता है। ठीक हो गया। अच्छा मिर्जा साहब, अब जिस तरह से हम टीम की बात कर रहे थे और हमने वनडे में देखा कि हमें टीम कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं मिला, आप किस तरह से जो टीम का ऐलान किया गया है T20 सीरीज के लिए, किस तरह से देखते हैं जो टीम है? क्या ये बैलेंस टीम है और ये अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगी? अरमला, अब टीम डिफरेंट है वनडे के मुकाबले में। हमारे खिलाड़ी दरअसल T20 स्पेशलिस्ट हैं, वनडे स्पेशलिस्ट नहीं है, जल्दी आउट हो जाते हैं, पूरे 50 ओवर नहीं खेलते। इसमें कुछ स्पेशलिस्ट भी हैं, जैसे इमाद वसीम को रखा गया है, सोहेब मकसूद ने वो PSL में अच्छा परफॉर्म किया, और फिर यहाँ पर लग रहा है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इनिंग्स ओपन करेंगे। तो यकीनन पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन वनडे के मुकाबले में मुझे कुछ बेहतर नजर आता है, लेकिन हसन अली के ना होने से बड़ा फर्क पड़ेगा। हारिस रऊफ T20 के बॉलर हैं, शाहीन आफरीदी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, आया मोहम्मद हसनैन को आज खिलाते या नहीं खिलाते, ये भी देखना होगा। मिर्जा साहब, ये कोरोना जो है ये इंग्लैंड के अंदर कुछ ज्यादा ही असर है, और अभी मैं पढ़ रहा था, आप मुझे कंफर्म भी कीजिएगा कि जो इंडियन टीम वहां पे मौजूद है जिसने अगस्त के अंदर सीरीज इंग्लैंड के साथ खेलनी है, उनके प्लेयर्स को भी कोविड होना शुरू हो गया। उनके जो विकेट कीपर बैट्समैन है, उनके जो कोच हैं, आई थिंक उनको भी हुआ है, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं। तो ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तानी टीम भी मुतासिर हो सकती है। इस पर जरा अपनी राय दीजिएगा, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल इमरान, आपने सही कहा। ऋषभ पंत जो विकेट कीपर है, उनके बड़े अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको भी कोविड हो गया, और कई खिलाड़ी उनके आइसोलेशन में चले गए। तो अब पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने तमाम SOPs को फॉलो किया है, लेकिन खतरे की घंटी तो बज रही है। अभी पाकिस्तान को सिर्फ 16, 18 और 20 जुलाई
दिन में 6 पाकिस्तान को T20 खेलने और फिर पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज रवाना हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि ये 6 दिन पाकिस्तान कैसे गुजारता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया इमरान कि खतरा तो है, कोविड के केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं वहाँ इंग्लैंड में। और ये जो आपने जिक्र किया T20 का, न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 5 मैचेस खेलना चाहता है, जबकि 3 इससे पहले स्केड्यूल्ड हैं। ये ठीक आइडिया है और आपको लगता है कि डुएबल भी है? देखिए, अक्टूबर में वर्ल्ड कप T20 हो रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात में, तो पाकिस्तान चाह रहा है ज्यादा से ज्यादा T20 खेले। वेस्ट इंडीज में भी पाकिस्तान ने 1 टेस्ट मैच कम करा के 2 T20 का इजाफा किया है। वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान 5 T20 खेलेगा। यहाँ पर पाकिस्तान जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ कोशिश कर रहा है। उसके अलावा पाकिस्तान, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आएगी, 2 T20 खेलेगी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। आज T20 मैच खेला जाएगा सीरीज का, देखते हैं क्या होता है, क्या हमारा हाल वनडे वाला होगा या फिर और पीसीबी प्लेयर्स के जज्बात की तर्जुमानी करे कि T20 ज्यादा खेलें, टेस्ट कम खेलें। भाई टेस्ट क्रिकेट इज अ रियल क्रिकेट जिससे प्लेयर्स का टेम्परामेंट बनता है और फिर उसके बाद टेम्परामेंट है भी नहीं। मिर्जा साहब ने कहा कि नजर भी आ जाता है ना, 35 ओवर में पूरी टीम आउट हो जाती है। चलिए जी, अब आपसे इजाजत लेते हैं। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी मंडे को, लेकिन कल और परसों हमारा बेस्ट ऑफ चलता है, आपने वो बिल्कुल मिस नहीं करना। मंडे तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।